Hello everyone and welcome back to my channel. So if you're new to this channel और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे और इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये वीडियो कैसी लगी यू कैन आंसर मी दैट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट्स। इस पूरे लेक्चर में आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई रीड ऑल योर कमेंट्स। आप जब भी लिखते हैं मैम आपकी वीडियो बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द गुड कमेंट्स। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सॉल्विंग द problem which is on the screen for you all. So let's read the question together. Using Gauss's law, derive an expression for electric field intensity at a point near an infinitely large plane charge sheet. So this is the derivation number 2, which is based on your Gauss's law. इससे पहले हमने क्या करा था, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी थी एंड जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था दैट वाज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी जरूर देख लेंगे। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर द पर्पस ऑफ योर बोर्ड्स एग्जाम। This derivation number 2, which is based on Gauss's law, is also a very important derivation, which is based on Gauss's law for the purpose of your CBSE board exams or your other state board exams. अगर आप CBSE या किसी और state board exam के लिए prepare कर रहे हैं for your class 12, this is a very important derivation which you can expect in your exam. Fine. और डेरिवेशन जो है वो बहुत स्कोरिंग होती है, सो इसीलिए इट इज ऑलवेज नाइस कि आप डेरिवेशंस के अंदर आप पूरे मार्क्स ले। क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं बट डेरिवेशंस इज समथिंग जो कि आपने पहले याद करी है, तो आप इनको अच्छे से याद करके जाइए तो आपको जो है वो इसमें स्कोर करना बहुत ईजी हो जाएगा फिजिक्स एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, आपके पास एक सिस्टम गिवन है। The system is such that you have an infinitely large, आपके पास एक infinitely large sheet है जिसके ऊपर जो है वो चार्जेस रखे हुए हैं। यहाँ पर हमने पॉजिटिवली चार्ज शीट ली है। ठीक है, सो हमेशा आप जब भी डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे यू हैव टू गिव अ स्टार्टिंग स्टेटमेंट। ठीक है, यू हैव टू टेल कि आपने क्या सिस्टम कंसिडर करा है ताकि आपकी डेरिवेशन का एक फ्लो बन जाए। सो ऑलवेज मेक दिस अ हैबिट कि आप कोई भी डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले आप एग्जामिनर को इंट्रोड्यूस करिए कि आप क्या सिस्टम जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। सो हम लिखेंगे यहाँ पर कंसिडर एन infinitely large plane charged sheet with charge density सिग्मा। ठीक है, तो आप क्या कंसिडर कर रहे हैं, आपने एक इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन चार्ज शीट ली है और आपने ये चीज अज्यूम करी है कि ये जो चार्ज शीट है इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज डेंसिटी है आपके पास सिग्मा। व्हाट इज चार्ज डेंसिटी? That is the total charge on that sheet divided by the total area of that sheet. That is the charge density sign. तो आपने ये चीज कंसिडर करी है कि जो आपने चार्ज शीट ली है उसके पास चार्ज डेंसिटी कितनी है, चार्ज डेंसिटी उस चार्ज शीट की है सिग्मा। दैट इज व्हाट यू आर assuming, that is what you are considering. So we have to find, आपको क्या करना है, we have to find the इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है एट अ पॉइंट पी। एक पॉइंट पी है एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द शीट। ओके, तो आपने एक पॉइंट P कंसिडर करा। ठीक है, सो आई हैव कंसिडर्ड अ पॉइंट P, लेट अस से दिस इज द पॉइंट P। मुझे इस पॉइंट P पर क्या कंसिडर करना है, मुझे इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो r डिस्टेंस अवे फाइंड करनी है।
यानी कि जो पॉइंट P है वो आपका शीट से कितना दूर है, r डिस्टेंस अवे दूर है फ्रॉम द शीट। फाइन। अब अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू यूज द गॉसेस लॉ। ठीक है, आपको गॉसेस लॉ यूज करना है डिराइव करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब आप गॉसेस लॉ यूज करेंगे तो उसके लिए यू हैव टू कंस्ट्रक्ट, व्हाट डू यू हैव टू कंस्ट्रक्ट मैम, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ गॉसियन सरफेस। आपको एक गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी, कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, ताकि आप क्या करें, गॉसेस लॉ को अप्लाई करें। तो जब भी आप गॉसेस लॉ अप्लाई कर रहे हैं, आपको पहले एक गॉसियन सरफेस को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। सो लेट अस कंस्ट्रक्ट, तो आप क्या करेंगे, लेट अस कंस्ट्रक्ट अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो हम एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट P। ठीक है, सो व्हाट आर वी कंसिडरिंग, वी आर कंसिडरिंग कि एक गॉसियन सरफेस है जो कि पॉइंट P से पास कर रही है, और वो गॉसियन सरफेस कैसी है, दैट इज अ सिलेंडर। फाइन, चलिए। सो लेट अस ड्रॉ। अब हम लोग जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे वो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। सो मैंने यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी है इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने जो है वो एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी है यहाँ पर। आई होप द डायग्राम इज नीट, आप सबको अच्छे से समझ आ रहा हो। ठीक है, तो मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी है, एक सिलेंडर ड्रॉ करा है जो कि पॉइंट P से जो है वो पास होता है। फाइन, आप सब बच्चों को यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो गॉसियन सरफेस है ये तीन सरफेसेस से मिलकर बनी है ना। एक सरफेस क्या है, ये वाली सरफेस है। ठीक है, दिस इज द सर्कल ओवर हियर। सिलेंडर का एक सर्कल है, सिलेंडर का दूसरा सर्कल है, एंड देयर इज अ कर्व्ड सरफेस। सो वी हैव थ्री सर्फेसेस, राइट, one circle and a curved surface. So this is the surface number one. Let me call this surface the surface number one. Let me call this surface the surface number two. इसको मैं surface number two बोल देती हूँ, और जो मेरी सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस है उसको मैं बोल देती हूँ सरफेस नंबर थ्री। फाइन, इस तरीके से जो है मैंने तीन सर्फेसेस जो है वो कंसिडर करी है। सिलिंड्रिकल सर्फेस में तीन सर्फेसेस हैं, तो मैंने वो तीनों सर्फेसेस जो है वो ड्रॉ करी। नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड कि इन तीनों सर्फेसेस में से कौन सी सर्फेसेस जो है वो एक्चुअली कंट्रीब्यूट करेंगे टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। राइट, हमने पिछली डेरिवेशन में भी यही करा था। हमने तीनों सर्फेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को देखा था, और हमने उसमें देखा था कि दो सर्फेसेस वर एक्चुअली नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी तरीके से करते आए थे ना, इसमें भी हम लोग यही करेंगे। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखेंगे, और देखेंगे कि इन तीनों सर्फेसेस में से ऐसी कौन सी सर्फेसेस हैं which are contributing and which are not contributing to the total electric flux। ठीक है, तो ये हमें काम करना है। तो अब हम तीनों सर्फेसेस के लिए जल्दी से इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट सरफेस की तरफ देखते हैं। अब फर्स्ट सरफेस को अगर मैं देखूं, इफ आई एम लुकिंग एट द फर्स्ट सरफेस, आई कैन सी दैट इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर, राइट। एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो इन द डायरेक्शन, राइट। This is the direction of the electric field. This is the direction of electric field and n cap. So electric field and the area vector both are making an angle of 0 degree with each other. ठीक है, थीटा क्या है, 0 डिग्री है for the surface number one. So that means this surface, will this surface contribute to the electric flux or not? Yes ma'am, it will contribute to the electric flux, क्योंकि मुझे पता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds। और अगर मैं पहली सरफेस के लिए देखूं तो उसका डॉट प्रोडक्ट इज एग्जिस्टिंग। सिर्फ कौन सी सर्फेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो नहीं कंट्रीब्यूट करेगा, जिसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड द एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उसके लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, बाकी सब सर्फेसेस के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। फाइन, चलिए। नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड सरफेस। अब सेकंड सरफेस की तरफ अगर मैं देखूं तो इसका एरिया वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन ऑब्वियसली, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो in this direction. So what is the angle?
Similarly, we can say that theta is equal to 0 degree and the second surface will contribute to the total electric flux. ठीक है, ये भी contribute करेगा. Now let us look at the third surface. अब third surface की तरफ देखेंगे. Third surface जो है वो कुछ इस तरीके से, अगर मैं एरिया एलिमेंट ड्रॉ करूं, कोई भी छोटा सा ds एलिमेंट लूं मैं थर्ड सरफेस के ऊपर, तो थर्ड सरफेस पे मुझे दिख रहा है कि जो आपका एरिया वेक्टर है दैट इज इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, एरिया वेक्टर क्या है? इन दिस डायरेक्शन. एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन. इस तरीके से जो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर द third surface. So what is the angle between the area vector and the electric field? Ma'am, angle is equal to 90 degree. Theta कितना है? Ma'am, theta जो है वो 90 degree है. So will the third surface contribute to the electric flux or not? No, ma'am. It will not contribute to the electric flux. Why will it not contribute to the electric flux? क्योंकि मैम हमें तो साफ साफ दिख रहा है एंगल कितना है. मैम एंगल तो 90 डिग्री है. तो अगर एंगल 90 डिग्री है सो इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब जो मैंने ये इतना सारा आपको समझाया है, इतना सारा आपको बताया है, ये सब आपको अपनी आंसर शीट में लिखना होगा. राइट, यू वुड हैव टू राइट ऑल ऑफ दिस इन योर आंसर शीट. तो चलिए जल्दी से हम लोग इसको लिख लेंगे इन द आंसर शीट. कैसे लिखेंगे? वी विल से दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the cylindrical Gaussian surface जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई, दैट इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल E dot ds. ठीक है, that is equal to closed integral E dot ds. That is the total flux. Then we will write that जो आपका total electric flux है that is equal to closed integral D dot ds. This can be written as the sum of E dot ds for the three surfaces. ठीक है, इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ E dot d. Fine. Now we have to tell. हम क्या बोलेंगे? हम ये चीज बोलेंगे that for surface 1 and 2, जो आपकी पहली और दूसरी surface है, for surface 1 and 2, the electric field is making 0 degree angle with the area vectors of 1 and 2. Hence, these surfaces will contribute to the total electric flux. ठीक है, तो इसीलिए क्या करेगा? कंट्रीब्यूट करेगा टू द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकॉज द डॉट प्रोडक्ट इज एग्जिस्टिंग, है ना. ई डॉट ds जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है. सिमिलरली फॉर सरफेस 3, अब हम क्या करेंगे? सरफेस 3 का बताएंगे. जो आपकी थर्ड सरफेस है उसके अंदर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग a 90 degree angle with the area vector, है ना. एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रही है? मैम 90 डिग्री का एंगल बना रही है. Hence, the E dot ds is equal to 0 for surface 3 and it will not contribute to the total electric flux. It will not contribute
to the total, okay, sorry, it will not contribute to the total electric flux passing through the Gaussian cylindrical surface. Okay, so that means इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जो ये है, this is actually zero. The third integral is zero because the angle between E and ds is 90 degree. So that means ये integration जो है वो क्या हो जाती है, zero हो जाती है. So we can write that the total electric flux, हम क्या लिख सकते हैं कि मैम जो हमारा total electric flux है phi, that is integration of E dot ds plus integration of E dot ds for the second surface. अब मैं E dot ds को expand करके E dot ds cos theta लिख सकती थी. एंगल क्या था, 0 डिग्री. ठीक है. So that means this is equal to integration of E ds plus integration of E ds. I hope सबको यहाँ तक समझ आ गया हो कि ये चीज कैसे आ रही है. ठीक है. I होप इतना तो क्लियर हुई. ठीक है. क्योंकि एंगल क्या था फर्स्ट और सेकंड सरफेस के लिए 0 डिग्री का है ना. फिगर में देख लो, फॉर द फर्स्ट सरफेस एंड द सेकंड सरफेस द एंगल इज 0 डिग्री एंड फॉर द थर्ड सरफेस द एंगल इज 90 डिग्री. फाइन. चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी विल यूज द गॉसेस लॉ. नहीं नहीं नहीं, रुको, गॉसेस लॉ से पहले हमें एक स्टेप और करना है. क्या स्टेप करना है, हम ये चीज बोलते हैं कि जो हमने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर करी है विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, इसका जो ये एरिया है, ठीक है, द एरिया ऑफ दिस सर्कुलर सरफेस. ठीक है, एक सर्कल है ना जो पास हो रहा है. अगर एक सिलेंडर जो है इट इज पासिंग थ्रू दिस शीट, तो उस जो सर्कल है वहां पे इसका एरिया वी हैव कंसिडर्ड, लेट अस से द एरिया इज ए. ठीक है, लेट अस से द एरिया इज कैपिटल ए, ये हम कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो आई कैन राइट कि जो मेरी फर्स्ट इंटीग्रेशन है, जो मेरी ये जो दोनों इंटीग्रेशन है, इसको मैं लिख सकती थी हूँ ई इंटीग्रेशन ds फॉर 1 प्लस ई इंटीग्रेशन ds फॉर 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब द टोटल इंटीग्रेशन फॉर द फर्स्ट सरफेस. तो इस पूरी सरफेस का एरिया इज फॉर द फर्स्ट सरफेस, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सर्कल, द एरिया इज ए. है ना, ए कंसिडर करा है हमने एरिया. सेकंड सरफेस के लिए भी एरिया क्या है, सेकंड सरफेस के लिए भी एरिया है ए. So that means I can write this as E into A plus E into A which is equal to 2EA. ठीक है, I can write कि जो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू 2E into A. फाइन, आई होप सबको यहाँ तक क्लियर हो. चलिए नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल यूज द गॉसेस लॉ. ओके, सो यूजिंग Gauss's law. Now what does Gauss's law say? Gauss's law says that the total electric flux passing through Gaussian surface is equal to charge enclosed by the Gaussian surface divided by epsilon. Fine, यही हमारा Gauss's law कहता है. So phi is equal to charge enclosed by epsilon naught. Fine. अब तक हमने चार्ज एनक्लोज नहीं निकाला है, राइट. अब तक हमने चार्ज एनक्लोज नहीं निकाला है, तो जल्दी से लेट अस फाइंड व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज. So in the beginning we said that कि जो हमने शीट ली है उसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा. सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट, राइट. ये सिग्मा था चार्ज डेंसिटी. तो अगर मुझे इस एरिया में चार्ज देखना है, ठीक है,
अगर मुझे देखना है इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है इनसाइड, तो दिस इज, मुझे इस एरिया के अंदर देखना पड़ेगा कितना चार्ज है, जो ये यहाँ पे सर्कल ड्रॉ हो रहा है इसके अंदर देखना पड़ेगा कितना चार्ज है, and that charge will be what? If I will multiply the charge density, that is the charge per unit area. Charge density क्या होती है? Charge per unit area. अगर मैं charge per unit area को इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगी जिसका मुझे चार्ज निकालना है, तो मुझे टोटल चार्ज मिल जाएगा. So I can write the charge enclosed is charge density into area, that is sigma into A. ठीक है, that is sigma into A. Very easy, right? चार्ज डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो चार्ज मिल गया. इजी, राइट? अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास फाई का एक्सप्रेशन है. क्या एक्सप्रेशन है? 2E into A है. So let me put 2E into A is equal to charge enclosed, which is sigma into A by epsilon naught. Here you can see that A and A is getting cancelled. So you get the expression for the electric field as sigma by 2 epsilon naught. क्या मिल गया आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिल गया है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. सो दैट मीन्स, तो अब हमें क्या, अगर मुझे इसका डायग्राम ड्रॉ करना हुआ तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगी, दैट इफ आई हैव अ शीट, मेरे पास एक शीट है इस तरीके से, और ये शीट जो है वो इनफाइनाइटली पॉजिटिवली चार्ज है, एक प्लेन शीट है हमारे पास इस तरीके से. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है, so it is in this direction, the electric field is in this direction, and what is the value of electric field? It is sigma by 2 epsilon naught. और अगर पॉइंट इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, एंड द वैल्यू विल बी सिग्मा बाय 2 epsilon naught. ठीक है, तो एक इनफाइनाइटली अगर मेरे पास चार्ज प्लेन शीट है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है. ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. तो अगर आपसे यही ग्राफ में ड्रॉ करना हो, ठीक है, अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं इस तरीके से, सॉरी, अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं, तो मेरा जो ग्राफ है, अगर ये जो है यहाँ पर रखी हुई है शीट, और दिस एक्सिस इज द आर. ठीक है, तो मैं जो है ये ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ नियर द शीट. ठीक है, बहुत पास हूं मैं शीट के. सो नियर द शीट, अगर मैं शीट के पास हूँ, नियर द शीट, जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या वो आर पे डिपेंड कर रही है? नो मैम, इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन आर, इट इज अ कांस्टेंट, है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, एंड व्हाट इज द वैल्यू, द वैल्यू इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. जो आपकी वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की ई, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन. ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन. फाइन. So this is the graph of your electric field versus the R. आप R डिस्टेंस अभी जाते जाइए, आपके पास जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कांस्टेंट रहेगी, और वो वैल्यू क्या होगी मैम, दैट वैल्यू विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन. ठीक है, सो दिस इज योर सेकंड डेरिवेशन व्हिच इज बेस्ड ऑन गॉसेस लॉ, और ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए. ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन. ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर सीबीएसई एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स, और ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम. ठीक है, सो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं. सो लेट अस मेक अ स्मॉल प्रॉब्लम. किस तरीके से, सपोज आई हैव अ सिस्टम लाइक दिस, आई हैव अ सिस्टम लाइक दिस. ठीक है, आई हैव टू पॉजिटिवली चार्ज शीट्स. ठीक है, आई हैव टू पॉजिटिवली चार्ज शीट्स इस तरीके से, और यहाँ पर भी एक पॉजिटिवली चार्ज शीट है, एंड आई एम सेइंग इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा 1, इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा 2, एंड आपको 3 पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है. दिस इज योर पॉइंट P1, दिस इज योर पॉइंट P2, एंड दिस इज योर पॉइंट P3. राइट, आपको 3 पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है. सो हाउ वी विल डू दिस प्रॉब्लम, तो सबसे पहले हम लोग पहली शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं.
So this is the direction of electric field due to first. This is the direction of the electric field due to 2, and this will be the direction of electric field due to 3, right? All three are vectors. तो वेक्टर्स लगाएंगे, साइन जरूर लगाएंगे. अब सेकंड शीट की वजह से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी हो तो क्या होगी? फर्स्ट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सेकंड शीट किस डायरेक्शन में होगी? इट विल बी अवे, राइट? लाइक दिस. ओके, यहां पर भी कैसे होगी? इट विल बी अवे लाइक दिस. एंड इस पॉइंट पे कैसे होगी? इस पॉइंट पे भी होगी अवे लाइक दिस. फाइन. सो इसको हम प्राइम बोल देते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगी. वन या एंड लेट अस कॉल दिस प्राइम. ठीक है, लेट अस कॉल द सेकंड की वजह से प्राइम बोल देते हैं. तो अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज है, लेट अस से एट पॉइंट P1, जो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी सम ऑफ E1 प्लस E1 प्राइम, दैट इज sigma 1 by 2 epsilon naught plus sigma 2 by 2 epsilon naught. And if I'm saying, if I draw the coordinates, let me call this as plus x direction and this as minus x direction. So what is the direction of these electric fields? It is in the minus I cap direction, है ना? Minus I cap direction होगा ना? It is in the minus negative x direction. Similarly, at point P2, अगर मुझे P2 पे ड्रॉ करना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, so that will be P2 minus P2 prime. So that will be sigma 1 by 2 epsilon naught minus sigma 2 by 2 epsilon naught, and that is sigma 1 minus sigma 2 by 2 epsilon naught in the I cap direction, right? This will be the electric field at the point P2. Similarly, at point P3, what will be the electric field? Electric field क्या होगी point P3 पे? It will be E is equal to E3 plus E3 prime, and that will be sigma 1 by 2 epsilon naught plus sigma 2 by 2 epsilon naught, which is sigma 1 plus sigma 2 by 2 epsilon naught, and the direction is plus. ठीक है? So these are your electric field. ठीक है? Point P1 पर, P2 पर और P3 पर. Now the question can be, if sigma 1 is equal to sigma 2 is equal to sigma, अगर ये केस आ जाता है तो इस केस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज हो जाएंगी? This will become minus 2 sigma by 2 epsilon naught I cap, and that is minus sigma by epsilon naught I cap, right? Similarly, for the second case, the electric field will become 0, and for the third case, the electric field will be sigma by epsilon naught I cap. Fine? Okay? So आप इस तरीके से जो है इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे. अगर आपको याद ही नहीं होगा कि एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू है, तो आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे? ठीक है? सो डेरिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वहां डेरिवेशन से जो आप रिजल्ट निकाल रहे हैं वो आपको याद होना इज इक्वली इम्पोर्टेंट. ठीक है? क्योंकि वो रिजल्ट्स जो हैं आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, प्रॉब्लम्स में यूज होंगे जब हम लोग आगे प्रॉब्लम्स करेंगे इससे रिलेटेड. ठीक है? इन डेरिवेशन से रिलेटेड. तो वहां पे आप डायरेक्टली जो अपने डेरिवेशन से रिजल्ट निकाले हैं उनको आप डायरेक्टली यूज करेंगे. ठीक है? सो आई होप आपको समझ आया हो कि आप ये वाली प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है? नाउ लेट मी गिव यू अ स्मॉल होमवर्क. ठीक है? कुछ काम अब बच्चों के लिए भी कर, है ना? अब होमवर्क दे सकते हैं. अगर आपके पास दो शीट्स हैं, ये शीट जो है वो प्लस सिग्मा 1 है एंड दिस शीट इज माइनस सिग्मा 1. ठीक है? तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू
of the electric field at 3 points P1, P2 and P3 और आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एंड देन you have to solve the electric field values for the case when sigma 1 is equal to minus of sigma 2. Oh, sigma 2 ले लेते हैं यहाँ पे एंड जब sigma 1 जो है that is equal to minus of sigma 2 है यानी कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख देते हैं साइन लिखेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे जब सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 है आपको इस केस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है जिस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा था इसी तरीके से आपको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड यू कैन टेक द डायरेक्शन दिस इज द प्लस एक्स एंड दिस इज द माइनस फाइन सो आप आई कैप के टर्म्स में जो है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ठीक है so this is your homework problem try this problem a very easy problem सिर्फ क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी फॉर द सेकंड सरफेस ठीक है फर्स्ट सरफेस तो पॉजिटिव ही है वो तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो करेगा जैसे हमने पहले ड्रॉ करा फॉर द सेकंड सरफेस द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑपोजिट फाइन so this is your homework problem try this problem ठीक है और अगर नहीं होगा ask me in the comment section I'll make another video जिसके अंदर हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ठीक है सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो आई होप आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ आई हो इससे रिलेटेड जो हमने कुछ प्रॉब्लम्स करी हैं आपको वो भी अच्छे से समझ आई हो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो इस वीडियो को जरूर लाइक करें मुझे कमेंट्स में बताएं वीडियो कैसी है ठीक है and thank you so much for watching and then I'll see you all in the next video so bye bye guys keep studying keep working hard bye bye